नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल से लगातार आप दिल्ली सरकार के द्वारा ईवी पॉलिसी जो जारी की गई है उसके बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे। बताया जा रहा है कि भारत के किसी भी राज्य के द्वारा अपनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा ईवी पॉलिसी है। आप देख सकते हो खबर, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स न्यू ईवी पॉलिसी विद अ 15,000 करोड़ बजट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके अंदर कौन कौन सी नई चीजें हैं, क्योंकि पिछली बार जो पॉलिसी आई थी वो 2020 वाली थी। ये नई पॉलिसी उसको रिप्लेस कर देती है। इसके अंदर काफी कुछ कहा गया है। इनफैक्ट एक बड़ा सेटबैक उन लोगों के लिए है जो हाइब्रिड व्हीकल लेना चाहते थे, क्योंकि ड्राफ्ट में हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर यहाँ पर इंसेंटिव्स की बात कही जा रही थी, इसमें नहीं है। टू व्हीलर को लेकर क्या कहा गया, थ्री व्हीलर को लेकर, फोर व्हीलर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सिर्फ आज के लिए ये जो ऑफर है वो वैलिड हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। स्टडी आईक्यू पर अगर आप 2027, 28 या 29 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप आज रात 12 बजे तक ये बैच लेते हो तो उसमें 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी। अगर 18 मंथ्स का कोर्स है तो वो ऑटोमेटिकली 36 मंथ्स का हो जाएगा। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो ये फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बहुत कुछ है, मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज। अगर आपको और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 ये लॉन्च कर दिया और बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस स्टेट लेवल क्लीन मोबिलिटी पॉलिसीज। ये क्या करेगा, 2020 की जो पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की उसको रिप्लेस कर देगा। एंड यहां पर कोशिश ये है कि जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट उसको ज्यादा पुश किया जाए। मतलब आप सब जानते हो एयर पोल्यूशन दिल्ली में स्पेशली इसकी काफी चर्चा होती है विंटर के समय। तो यहां पर ये जो पॉलिसी लाई जा रही है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कल से ही 1 जुलाई 2026 कल से ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2030। मतलब ये 4 साल के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि दिल्ली को नई ईवी पॉलिसी की क्या जरूरत है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, पोल्यूशन लेवल वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे दुनिया में, आप देखो। और इसका कारण क्या है, कई सारे कारण है। एक तो व्हीकल से जो एमिशन निकलता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डीजल जनरेटर, वेस्ट बर्निंग, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इसमें बताया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर गाड़ियों के द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है, गाड़ियों के द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से होता है, स्पेशली विंटर के समय। तो यहां पर क्या था ना कि जो पॉलिसी लाई गई है उसके अंदर CAQM दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फाइंडिंग्स हैं वो रखे गए थे। इसमें बताया गया कि विंटर में जो एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में, उसमें 23%, सोचिए, जो कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल से होता है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर आप देखोगे तो उसमें 67% अकेले टू व्हीलर्स का देखने को मिलेगा। जनरली जब भी हम व्हीकल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ जो फोर व्हीलर हैं, जो कार्स हैं, वही पोल्यूट करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा अगर आप पोल्यूशन देखो तो टू व्हीलर के थ्रू आता है। तो इसका फोकस आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। अच्छा, इनफैक्ट 2020 की जो पॉलिसी थी वो क्या था, 2020 में पॉलिसी लाया गया था अगेन ताकि लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदें। और उस समय जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो था कि इंसेंटिव मिल रहा था परचेजिंग पर, रोड टैक्स एग्जम्प्ट, फी वेवर पर रजिस्ट्रेशन जो है फी वेव कर दिया जा रहा था, चार्जिंग स्टेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश थी। और यहाँ पर कई इश्यूज भी सामने आए, जैसे कि सब्सिडी डिस्पर्सल काफी स्लो हो रहा था, तो लोग उतना पसंद नहीं कर रहे थे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लिमिटेड था, और जो बैटरी रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज है वो भी कम थी। रेगुलेटरी मेजर्स की भी और ज्यादा आवश्यकता थी। तो इसीलिए सरकार ने अब 2026 से 30 की नई पॉलिसी जारी की है। अच्छा, जो नया विजन है नई पॉलिसी का, समझिए, यहां पर कोशिश यह है कि दिल्ली को भारत का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाया जाए, जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिटी बनाया जाए, क्लीनर और हेल्थियर कैपिटल बनाया जाए। पॉलिसी में क्या होगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना 2026 के नए पॉलिसी का, ईवी पॉलिसी का, एक तो यह है कि ईवी अडॉप्शन को और तेजी से किया जाए। यहां पर जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए, ग्रीन हाउस एमिशन को कम किया जाए। जो चार्जिंग स्टेशन, ये बहुत ज्यादा फोकस है कि चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाया जाए, तभी लोग यहां पर खरीदेंगे गाड़ियां। और इसके अलावा जॉब्स क्रिएट होंगी, ट्रांसपोर्ट इंप्लीमेंटेशन जो सिस्टम है उसको पूरा बिल्ड किया जाए। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नई वाली पॉलिसी है इसमें टू व्हीलर्स के ऊपर, जो बाइक स्कूटी होती है उसके ऊपर काफी फोकस है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी व्हीकल्स हैं दिल्ली में उसमें 67% मतलब टू थर्ड आप कह सकते हैं कि अकेले टू व्हीलर्स होते हैं। और वो डेली बेसिस पर लोग जाते हैं, लंबा ट्रैवल करते हैं और इसकी वजह से एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रीफाई कर सकें तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन जो है कम हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको फेजेस में ट्रांजिशन किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 1 जनवरी 2027 से, ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर और गुड्स थ्री व्हीलर हैं, मतलब अभी आपको जो दिखता है ना ये सीएनजी वाले ऑटो हो गए, बाकी के कुछ जो ऑटो थ्री व्हीलर्स होते हैं, बेसिकली गुड्स भी उस पे जो माल ढलाई के लिए भी काम में लिया जाता है। तो इस तरह के जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाला ही होगा, ना तो सीएनजी, ना पेट्रोल, ना डीजल, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक। और ध्यान रखिएगा, जिनके पास पहले से ऑटो वगैरह है, सीएनजी या फिर किसी और पर चला रहे हैं, वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि सरकार उसको छीन लेगी। फिर दूसरा, यहाँ पर जहां तक टू व्हीलर का सवाल है, तो इसको बैन किया जा रहा है 1 अप्रैल 2028 से, मतलब अभी लगभग 2 साल आप कह सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2028 से कोई भी पेट्रोल बाइक आपको नहीं मिलेगी, कोई भी पेट्रोल वाला स्कूटर दिल्ली में रजिस्टर नहीं होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक वाले टू व्हीलर्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, वही बिका करेंगी। मतलब बिकना मतलब सरकार रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगी पेट्रोल वालों का। ठीक है, हाँ ये भी है कि जिनके पास पहले से जिन्होंने ले लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उनको रोक लगा दी है, ऐसा कुछ। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कि सरकार ने गाड़ियों पर क्यों नहीं बैन लगाया? जो पेट्रोल वाली गाड़ी है, सरकार उस पर भी तो बैन लगा सकती थी। देखो, सरकार का ऐसा मानना है कि अभी जो टोटल शेयर आप देखोगे कार्स का, अगर हम टू व्हीलर्स के मुकाबले देखें तो वो कम ही है। और इमीडिएटली अगर हम कार्स के ऊपर बैन लगाते हैं तो कंज्यूमर्स के ऊपर डिस्रप्शन आएगा, पूरी जो इंडस्ट्री है वो हिल जाएगी। और इसीलिए आप देखो, अभी जैसे ये खबर आया ना इसके बारे में, तो जो एथर और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वगैरह से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, बैटरी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनके शेयर्स के दाम आज एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और जो पेट्रोल वाले से रिलेटेड बाइक के कंपनी के शेयर्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर अभी हम कार के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते, अभी हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब हम इस तरह का कुछ कदम ले सकते हैं। तब जाकर ये चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेटबैक है वो है हाइब्रिड व्हीकल वालों के लिए, क्योंकि बहुत से हाइब्रिड लेने वाले लोग हैं जिनका मानना है कि देखो अभी हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार नहीं ले सकते क्योंकि बार बार चार्जिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। तो अभी हाइब्रिड में क्या होता है कि आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलती है। जैसे नॉर्मल कोई गाड़ी है उसमें आपको 10 की एवरेज, 12 की एवरेज, मान लो 14 की एवरेज मिल जाएगी। लेकिन जो हाइब्रिड वाली गाड़ियां होती हैं उसमें आपको 30, 40, 50 इस तरह का एवरेज मिलता है एक एक लीटर पेट्रोल में। तो वो मिक्स होता है, राइट। तो कई लोगों को लग रहा था कि हाइब्रिड व्हीकल पर भी सरकार यहाँ पर आपको देगी, मतलब सब्सिडी देगी। और इसके बारे में ड्राफ्ट में भी जिक्र किया गया था कि 30 लाख तक की जो भी हाइब्रिड व्हीकल है उसमें सरकार को देना चाहिए। लेकिन जो फाइनल डिसीजन आया है, कैबिनेट ने जो अपनाया है नया पॉलिसी, उसमें इसको हटा दिया है। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि देखो भले ही वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं लेकिन फिर भी उनमें एमिशन तो होता ही है। यहाँ पर हम प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले देखें तो हाइब्रिड व्हीकल अभी भी एमिशन करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रखना चाहते हैं, हाइब्रिड पर नहीं रखना चाहते। फिर इसके अलावा सरकार परचेस पर कुछ इंसेंटिव दे रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेते हो तो पहले साल में 30,000 रुपए यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की बाइक है तो 30,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी फर्स्ट ईयर वाले में। फिर अगर आप थ्री व्हीलर लेते हैं तो 50,000 रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा। अगर N1 कैटेगरी इलेक्ट्रिक गुड व्हीकल लेते हैं 3.5 टन तक का, तो 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा अगर आप दिल्ली में रजिस्टर कराते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर स्क्रैपेज इंसेंटिव बिल आया गया। जैसे मान लो किसी के पास पुराना पेट्रोल वाला बाइक है तो वो क्या अपना उसको फेंक दे, तो इसके लिए सरकार कह रही है कि आप एक काम करो, उसको रिटर्न कर दो। और अगर आप वो देते हो तो 10,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी अगर आप स्क्रैप
करते हो। अगर आप थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक लेते हो और पुराना वाला जो थ्री व्हीलर है जैसे ऑटो वगैरह हो गया, तो वो उस पर आपको 25,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार देते हो, स्क्रैप करते हो, 1 लाख रुपए तक का आपको सब्सिडी सरकार देगी। मतलब जो BS4 वाले और उससे पुराने वाले जो व्हीकल है ना, उस पे सरकार आपको बेनिफिट दे रही है। एंड 50,000 रुपए तक का बेनिफिट N1 गुड व्हीकल के ऊपर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से रिप्लेसमेंट ज्यादा तेजी से हो सकेगा, ऐसा सरकार का मानना है। फिर इसके अलावा रोड टैक्स, ये देखो इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। यहां पर गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स लेंगे ना, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि 30 लाख रुपए तक की अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार लेते हो, तो उस केस में कोई भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं कि अगर आप मान लो 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी लेते हो, 4-5 लाख तो आपको पूरा टैक्स और पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीजें और भी काफी कुछ लग जाता है, 6-7-8 लाख रुपए ऐसे ही लग जाता है अगर एक्स शोरूम प्राइस उसका 30 लाख है तो सोचिए। तो यहां पर आपको कोई भी रोड टैक्स नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो अपफ्रंट कॉस्ट है ईवी ओनरशिप का, वो यहां पर कम हो जाता है काफी हद तक। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। अब देखो हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि सरकार कोई पॉलिसी ले आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ लूप होल लोग निकाल लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को 1 लाख रुपए का कुछ सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, अब वो क्या करेगा, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा, किसी और दूसरे को 50,000 के डिस्काउंट में दे देगा और बीच का 50,000 वो अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो ये पूरा धंधा जैसा बन जाएगा लोगों का, कई लोगों का। तो यहां पर सरकार ये कह रही है कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो, तो अगले 3 साल तक आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आप किसी दूसरे राज्य में बेच नहीं पाओगे। ये पूरी तरह से लॉक इन हो जाएगा ताकि सब्सिडीज का मिसयूज ना हो और पूरा पूरा जो इंसेंटिव है वो लॉन्ग टर्म जो यूजर्स हैं उनके लिए हो, जो आर्बिट्राज है रीसेल वगैरह के थ्रू लोग इसका फायदा ना उठा पाए। अच्छा, यहां पर मैसिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन किया जाएगा। मतलब क्या है ना, जो सबसे बड़ा बैरियर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में, और इनफैक्ट मेरे लिए भी, अगर मैं भी सोचता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाए तो बड़ा दिक्कत आता है कि यार मतलब मुझे अगर जाना है अचानक से बहुत दूर, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, तो मतलब आप कहाँ कहाँ दिमाग लगाओगे, चार्जिंग करोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये इशू है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है इस चीज़ को लेकर। तो सरकार ये कह रही है कि कोई नहीं, अभी हम चार्जिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है ताकि लोगों को सहूलियत हो। हाईवे पे गए, मान लो आधी घंटा अगर बैठ कर खाना पीना है, तो अपना उसको चार्जिंग पे लगा दिया आराम से, तो वो आपको होना चाहिए ना उतना लेवल का, उतने अच्छे से। तो यहाँ पर 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स, उससे भी ज़्यादा सरकार प्लान कर रही है दिल्ली में लगाना। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, कम्युनिटी चार्जिंग स्टेशंस होंगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होंगे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके ऊपर सरकार का फोकस है। अब इन सारे चीज़ों के लिए सरकार कितना खर्च करेगी, अगले 4 सालों में 15,000 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी। ये जो पूरा फंड है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग सिस्टम, स्क्रैपेज फैसिलिटीज, इन सब में यहाँ पर खर्च होगा। और बताया जा रहा है कि किसी भी इंडियन स्टेट में अगर आप देखोगे, ये सबसे बड़ा ईवी इन्वेस्टमेंट कोई सरकार कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, देखभाल कौन करेगा। देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक ईवी सेल बनाया जाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस पूरे इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, सब्सिडी डिसबर्सल को मैनेज करना, बाकी के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी आउटकम को ट्रैक करना। और इसके अलावा और भी अलग अलग रोल्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट कितना पोल्यूशन कम हुआ वो सब देखेगी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वो बैटरी कलेक्शन सेंटर वगैरह पर ध्यान देगी। अच्छा, और यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर के लिए जो लैंड वगैरह प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेगी। अच्छा, यहाँ पर बैटरी रिसाइकलिंग, इसके ऊपर काफी फोकस है, क्योंकि ईवी अडॉप्शन तो लोग कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कितना बुरा असर होगा आप सब जानते हो अगर बैटरी को अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। तो ये पॉलिसी में एम्फसाइज किया गया है कि प्रॉपर बैटरी कलेक्शन सेंटर्स होने चाहिए, यहाँ पर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, और जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2022 का सेंटर का, उससे कंप्लायंट होना चाहिए। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर फोकस किया गया है कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पुराने वाले जो बैटरीज हैं उसको रिसाइकिल करें। अच्छा, यहां पर इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, देखो अब कई चीजें हैं। एनवायरमेंट को फायदा होगा, PM2.5 PM10 कम हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉइस पोल्यूशन कम हो सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट ये होगा कि जो फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी मिडिल ईस्ट वगैरह से वो कम हो सकती है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। सोशल बेनिफिट है कि लोगों को क्लीनर एयर
मिल सकता है। लेकिन देखो अगेन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है और क्या एक्चुअल में जो रिजल्ट हमने सोचा है वो हो पाता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में ये जो नई पॉलिसी थी उसके बारे में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल ग्लोबल ईवी आउटलुक ये पब्लिश करता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है, कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो उस पर डायरेक्ट आपको 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी दी जा रही है। यहाँ पर इंग्लिश बैच, इंग्लिश जो भी बैच लेना चाहो अगले साल के लिए या फिर 2028-29 के लिए, मेंटरशिप के साथ टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।